प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का 10वां लेक्चर है ये। और आज एक इंटरेस्टिंग विषय से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें टर्मिनेशन पढ़ना है। तो अगर हमें कोई बोले कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, जो ई कोलाई में हम पढ़ते हैं, इसमें मेन कौन कौन से एरिया है जिस पर फोकस करना चाहिए पढ़ने के दरमियान, जहां से अटेंटिवली ज्यादा सवाल जवाब कहीं भी पूछा जाता। एक है आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आपको आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पूरी जानकारी होती है, इंक्लूडिंग सिग्मा फैक्टर। ये सबसे पहला इसका पार्ट है जो जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है वह है आरएनए प्रूफ रीडिंग, जो भी हम पिछले लेक्चर में बताए थे, प्रूफ रीडिंग एंड एबॉर्टिव इनिशिएशन। ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको तैयार करना चाहिए। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एक पॉपुलर टॉपिक है जिससे कि सवाल पूछा जाता है। जो चौथा टॉपिक होता है जहां से सवाल आता है वो होता है रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होता है ऑन ट्रांसक्रिप्शन। ये भी एकदम सुपरहिट पार्ट है। इस हिस्से से भी क्वेश्चंस उठकर अच्छे से आते हैं। और एक होता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव विथ यूकैरियोटिक मैकेनिज्म के साथ कंपेयर कर। ये जो है ये 5 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हमें तैयारी करते वक्त में अलग अलग टुकड़े में इसको तैयार करना चाहिए। सबको पढ़ने के दरमियान में आप क्या करें कि नहीं, अभी जो मेरा आज का टॉपिक है इसमें वो है आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर। हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे कंसर्न सवाल जवाब हम करेंगे। फिर आरएनए प्रूफ रीडिंग, एबॉर्शन, इनिशिएशन, ये सभी जो टेक्निकल टर्म्स है। और फिर उसके बाद टर्मिनेशन का पूरा रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, और बीच बीच में कंपेयर भी करना है। लेकिन कंपेयर तभी हो सकता है जब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी रिवाइज कर। ये इसका मेजर आउटपुट है जिसको कि आपको ध्यान देना चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेशन एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है किसी चीज को जो कि बढ़ता हुआ आ रहा है उसको रोक देना, खत्म कर देना। ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या है, एक हम ऐसे आपको सिंपली एक डायग्राम बनाए। ये डीएनए है, ये स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये 0 है और ये उसका एंड पॉइंट है, ये एंड, यहां पर आके वो खत्म। तो सबसे पहला कि आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि अब जहां पहुंचे हैं वो एंड वाला जगह है, यहां पर रुक जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल है हाउ आरएनए पॉलीमरेज विल रिकॉग्नाइज दैट दिस इज अ टर्मिनेशन सीक्वेंस। पहला चीज। दूसरा, क्योंकि अभी क्या स्टेटस है, अभी स्टेटस ये है कि आरएनए पॉलीमरेज इस चीज को बना रहा है पूरी तरीके से। तो अब यहां पर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी है, आरएनए पॉलीमरेज भी है, डीएनए टेम्पलेट भी है। सबसे पहला सवाल यही है कि टर्मिनेटिंग सीक्वेंस
को कैसे पहचाना जाएगा, कैसे पहचानेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि टेरनरी स्ट्रक्चर जो है, टेरनरी स्ट्रक्चर को कैसे बोला जाएगा। बोला जाएगा कहने का क्या मतलब है? अब टर्मिनेशन हो तो ऐसा ही लटका रहेगा क्या? आरएनए पॉलीमरेज भी लटका हुआ है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी लटका हुआ है, सब आके वहां रुक गया, ये तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तो ये पूरा का पूरा इनहिबिशन आ जाएगा, मतलब वो खराब हो गया। अभी क्या होना चाहिए कि जैसे एंड हुआ, यहां से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट निकल गया, यहां से आरएनए पॉलीमरेज निकल गया, और डीएनए वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में चला आया। यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल यही होना चाहिए। उसका मतलब है कि पहले तो हमें टर्मिनेटिंग सीक्वेंस पहचानना है, दूसरा टेरनरी स्ट्रक्चर को खोल देना है। यहां से खोल दिए तो अपना आरएनए जो है वो बाहर निकल गया, यहां से डीएनए आरएनए पॉलीमरेज भी बाहर निकल गया। साइंस है ना, आप वहां पर फंसा के नहीं रख सकते, ये नहीं कि वहां आ गया वहां ब्लॉक हो गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी बाहर हो गया, और डीएनए भी अपना ओरिजिनल स्टेट में जो है, डीएनए ऐसे कैसे था, यहाँ तो पैरेलल दिखा दिए, लेकिन डीएनए अपना ओरिजिनल स्टेट में खुशी खुशी काम कर रहा है। ये तीनों अलग हो जाना चाहिए। अगर तीनों अलग हो गया तो आप कहेंगे कि सफलतापूर्वक काम संपन्न हुआ। तो कैसे टर्मिनरी स्ट्रक्चर को खोला जाएगा? और तीसरा जिसमें सवाल है, किसकी मदद ली जाएगी, किसकी मदद ली जाएगी? ये तीसरा सवाल, किसकी मदद ली जाएगी? क्या किसी और की भी मदद लेनी है? तो चलिए आते हैं एक एक करके इस पूरे विषय पर। ठीक है, हर एक टेम्पलेट में, तो डीएनए टेम्पलेट में स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस सिग्नल्स होता है, एज स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस सिग्नल। तो पहला तो ये पता चल गया कि हाँ, डीएनए में स्पेसिफिक सिग्नल होता है। ठीक है, अब ये जो सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल्स के दो क्लास होते हैं। पहला, इसको हम लोग रो कहते हैं, पढ़े होंगे सब लोग, रो फैक्टर डिपेंडेंट। एक वो जिसमें रो फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ये अलग से मदद के लिए चाहिए प्रोटीन। और दूसरा, रो फैक्टर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। एक हो गया रो फैक्टर डिपेंडेंट, और दूसरा हो गया रो फैक्टर इंडिपेंडेंट सिग्नल्स। ये दो तरह के सिग्नल्स जो हैं वो टर्मिनेशन को रेगुलेट करता है। अब सबसे पहले तो हमें रो फैक्टर पर देखना है, प्रोसेस भी देखना है इसका। नंबर वन इज रो फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन। वो टर्मिनेशन जो रो फैक्टर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर एक एक करके हम लोग मुद्दा को उठाते हैं। जो सीक्वेंस है डीएनए पर, और जो सीक्वेंस है, अब एक बार डायग्राम में फिर से बनाते हैं। इस डायग्राम है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ट्रांसक्रिप्शन बबल, या फिर इसको आई भी कहते हैं।
ठीक है, और ऊपर वाला नॉन टेम्पलेट है, नीचे वाला हमारा टेम्पलेट है। ठीक है, ये 5' फॉस्फेट एंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यूजुअली हम लोग इतना बनाते हैं। ये 3' OH का एंड है, और ये RNA पॉलीमरेज इसके साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अब हम इसको थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं। देखिए, टेम्पलेट का ये एंड मोटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये जो आप डार्क कलर किया हुआ सीक्वेंस देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस। स्पेसिफिक सीक्वेंस मतलब इसमें कुछ जो न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट है वो यूनिक होगा। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये आगे इसको भी, मतलब हम तो यहाँ ओपन नहीं कर रहे, मतलब ओपन होता गया और ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब जो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पर जो रीजन कोड हो रहा है वह टर्मिनेशन रीजन है। वो कौन सा रीजन है? टर्मिनेशन रीजन। और अब इसमें आप देखेंगे कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पर रो फैक्टर जो है वो चढ़ जाता है। जैसे हेलिकेज पढ़ते हैं ना, सही 6 पॉलीपेप्टाइड के फूल, दिस इज कॉल्ड रो फैक्टर। और चढ़ के ये आरएनए पर आगे बढ़ना शुरू करता है। अब शुरू करते 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 रो फैक्टर कहाँ पहुंच जाएगा? रो फैक्टर अब उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर ये मिलकर डीएनए के साथ ऐसे मिला हुआ। देखो ये रो फैक्टर, ये बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गया। अभी आरएनए पॉलीमरेज भी है, रो फैक्टर भी है, आरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी है, डीएनए भी है। उसके बाद मैं उतना लंबा डायग्राम नहीं करूंगा और इतना इसको भी। उसके बाद क्या होगा? एक जगह जहां पर ये टर्मिनेशन देख रहे हैं, उस जगह पर मैं अभी रॉड शेप यूज कर रहा हूं डीएनए। ये हिस्सा जो है ये टर्मिनेशन जोन है, ये है टर्मिनेशन जोन। और ये क्या है? ऑब्वियसली ये आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का क्या है? देखिए, ये बन गया लूप। इस जोन में क्या हो गया? ये एक लूप की तरह बन गया। और इस पर हम क्या दिखा रहे थे? इस पर दिखा रहे थे रो फैक्टर। रो फैक्टर यहां चला और रो फैक्टर अब यहां से यहां मुड़ रहा है। जब रो फैक्टर यहां इस पॉइंट पर आया जहां पर एंड होना है, रो फैक्टर यहां पर आ गया, बस यहां से आरएनए को क्या करेगा? खींच कर यहां से निकाल देगा। क्या हो गया कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यहां से बाहर निकल गया। किसने, किसके मदद से? इस रो फैक्टर की मदद से। रो फैक्टर ने क्या कर दिया? उसको रिलीज कर दिया। और जैसे ही ये रिलीज हुआ, फर्स्ट ये रिलीज हुआ, सेकेंड तुरंत क्या होता है? वहां से आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो गया। तुरंत उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो गया। जैसे आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हुआ, रो फैक्टर का काम खत्म, तुरंत रो फैक्टर भी क्या हो गया? वहां से रिलीज हो गया। क्या हो गया? रिलीज हो गया। रो फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज भी रिलीज हो गया, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी रिलीज हो गया। और इन सब के पीछे कौन है? ये रो फैक्टर। ये एक ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक मेथडोलॉजी है जो रो डिपेंडेंट है। जो रो फैक्टर है, रो फैक्टर, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग डायग्राम में? ऐसे गोल बना, गोल पूरा ये राउंड बंद नहीं है, खुला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 तरीके से बाइंड नहीं है, इस तरह से दिखता है। ठीक है, अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा हम और बड़ा कर दें,
वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखेगा जब वो आरएनए के साथ बाइंड करता है। देखो कैसे बाइंड करता है, तो लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। ये आरएनए है, 5' 3'। ग्रीन कलर्स बना रहे हैं तो आप समझ जाते होंगे, क्योंकि आप देखे होंगे जितने बार भी मैंने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाया है ये इसी तरीके से। और रो फैक्टर जो है वो इस पर रिंग शेप में अरेंज हो जाता है। एक, उससे सट कर 2, उससे सट कर 3, उससे सट कर 4, फिर उसी से सटा हुआ 5, और उसी प्रकार 6। तो ये जैसे ही 6 जुड़ता है ना, ये मतलब राउंड होना शुरू हो जाता है। आप ऐसे समझे, ठीक है ना। ये देखिए मैं इसको कलर भी कर दे रहा हूं। ये आरएनए को पकड़कर उसी पर आगे बढ़ता चला जाता है, और जब एंड का पार्ट आता है तो रो फैक्टर वहां पर इस तरीके से पूरी तरह उसको वाइल करता है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर का हिस्सा देख रहे हैं वो आरएनए को बता रहा है, और ये जो दिख रहा है आपको मोतियों की माला, ये रो फैक्टर है। अब एक रो फैक्टर में कितने हेक्सामेरिक है? ये बोलेंगे नहीं, हेक्सामेरिक है। कहने का मतलब इसमें 6 सब यूनिट्स हैं। ये इसका मोनोमर है, मोनोमर, ठीक है, रो मोनोमर। और इस तरह से 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जब ये आगे बढ़ेंगे ये 6 के 6 बढ़ेंगे। तो पहला चीज डायग्राम वाइज ये क्लियर हुआ कि रो फैक्टर क्या होता है। अब अगला पॉइंट जहां पर हमें क्लियर करना है वो ये देखना है कि ये चीजें होती क्या है रो फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि रो फैक्टर रीड्स, क्या पढ़ता है? अ स्पेसिफिक टर्मिनेशन सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है, ऑन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पर, डीएनए पर नहीं, बिल्कुल नहीं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पर। क्योंकि हमने क्या दिखाया था डायग्राम में कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जब ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है यहाँ पर, तो वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो यहाँ दिखा रहा है ना, ब्लैक कलर का मोटा पट्टी है, उसको भी वो मतलब उसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लेता है। और उसमें क्या छुपा रहता है? इस रो फैक्टर का स्पेसिफिक टर्मिनेशन सिग्नल सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रूट, RUT। इसे हम लोग कहते हैं रूट। रूट नाम है। रूट का फुल फॉर्म होता है रो, और यूटी का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। तो नाम ही इस तरह से कि वो सीक्वेंस जो जिसको कौन यूटिलाइज करता है, रो फैक्टर, उसे हम लोग रूट कहते हैं। नाम भी आसान है, रो यूटिलाइजेशन। मतलब यह सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा यूज किया जाता है? रूट के द्वारा, सॉरी, रो के द्वारा। और ये जो है सीक्वेंस, ये किस पर होता है? डीएनए टेम्पलेट पर, डीएनए नन टेम्पलेट पर, या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पर? तो आंसर होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं इसमें कि जो रूट है, रूट इज इस तरह का, क्या हाल समाचार है इसके? तो कहते हैं इट इज CA रिच सीक्वेंस, CA रिच सीक्वेंस। तात्पर्य इसमें CA मतलब साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड और एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों से रिच सीक्वेंस है। तो C रिच सीक्वेंस, इसमें साइटोसिन का कितना परसेंटेज होता है? 41%। एडेनिन का कितना परसेंट होता है? 25%। लेकिन अगर आप यूरेसिल देखिएगा
तो 20%, और ग्वानिन देखिएगा तो सिर्फ 14% इस सीक्वेंस से मिलेगा। सो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये जो है इसका डोमिनेंस नहीं है, डोमिनेंस तो दो ही का है, एक सी और एक ए, उसमें भी सी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा पुअर कौन है? हम बोले कौन सा सीक्वेंस सबसे ज्यादा पुअर है? हमारा आंसर होता है कि जी सीक्वेंस जो है वो सबसे ज्यादा पुअर है, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड पर आरएनए पर तो एक ही स्ट्रैंड है ना, डबल स्ट्रैंड तो है नहीं। उस स्ट्रैंड पर हम अगर गौर करें तो ये परसेंटेज, ये स्थिति उसकी होती है। यह सी ए रिच होता है, मतलब सी काफी होता है, और जी जो होता है वो काफी कम होता है। ठीक है। अब सी जी के पुअर होने से क्या होता है, कमजोर होने से क्या होता है? देखो अब सब लोग सीखना है, सब डायग्राम ऐसे ही हारने फ्रेंड्स। अब मान लो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 सीक्वेंस है। अब यहाँ पर सी है, सी 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 सी, 4 सी हो गया। यहाँ पर ए है, ए ए ए, 3 दे दिए। यहाँ पर यू है, यू यू, और यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी दे दिए। ये आरएनए कभी भी आपस में लूप नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि सी को लूप, सी अगर लूप बनेगा, मान लो ऐसे लूप बनेगा, अगर यहाँ सी है 4, तो सामने क्या रहना चाहिए? 4। हम लोग कहते हैं सामने सर 4 जी होना चाहिए, तभी ये लूप बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। यह इस तरह का एक लूप बनाएगा। यह लूप ये नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि अगर 40% सी है ना, तो सिर्फ 10-14% जी है, इसलिए यह लूप नहीं बना सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो सी रिच, जी पुअर prevents the formation of secondary structure। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनने से ये रोकता है, और इसीलिए सी ज्यादा और जी कम होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े, क्योंकि रो फैक्ट प्रोटीन में तो 6 छोटे छोटे सब यूनिट्स आकर जुड़ते हैं। तो रो जो है ना, वो बेसिकली एक खास तरह का एक्टिविटी करता है। हम लोग कहते हैं कि रो इज एटीपी डिपेंडेंट हेलिक्स। मतलब ये एटीपी डिपेंडेंट, एंड इट हैज 2 सब यूनिट्स। इसके पास 2 सब यूनिट्स होता है। पहला आरएनए बाइंडिंग डोमेन, और दूसरा एटीपी हाइड्रोलिसिस डोमेन। रो फैक्टर के पास ये दोनों हिस्सा मिलता है। तो जो एटीपी बाइंडिंग डोमेन है, उसका काम क्या है कि एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी निकालना, और इस एनर्जी का यूज क्या करता है? टू रिमूव टर्नरी स्ट्रक्चर। टर्नरी स्ट्रक्चर, तो टर्नरी स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना का इसका काम होता है। ठीक है। साथ ही क्या है कि जो रो फैक्टर है मूव्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। कैसे नहीं मूव करेगा? क्योंकि अगर हम डायग्राम में वापस जाएं, कहाँ गया? हाँ, तो 5' यहाँ है और 3' यहाँ है। रो फैक्टर किधर से किधर जा रहा है? 5' to 3'। इस सब
यदि यदि डायग्राम दिमाग में रहे तो गारंटी है कि ये क्वेश्चन कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है। ये है आरएनए का, ये, और ये है डीएनए, और ये है आरएनए पॉलीमरेज, और ये है रो फैक्टर। और रो फैक्टर 5' to 3' की ओर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड 5', दिस इज कॉल्ड 3' डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी एकदम क्लियर कट है, ठीक है।